चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन लोग। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। y बराबर एक वक्र दे दिया एक्स क्यूब माइनस 6x² प्लस 3x+1 और इसका बिंदु 1 कॉमा -1 पर क्या निकालना है? वक्रता केंद्र अपन को निकालना है। तो वक्रता केंद्र के निर्देशांक हमारे पास ये होते हैं, x की वैल्यू 1 दे दी, y की वैल्यू -1 दे दी। y1 का मान अगर देखें तो y1 का मान हो जाएगा 3x² माइनस 12x और प्लस 3। x का मान कितना लगाओगे? 1 लगाओगे। 1 लगाएंगे तो 3 और 3 6 माइनस 12 माइनस का 6 आ जाएगा। y2 बराबर अगर लिखेंगे तो 6x माइनस 12, x का मान 1 लगाओगे तो -6 आ जाएगा। अब x बार की वैल्यू अगर लिखोगे तो x का मान 1 है, माइनस y1 का मान -6 है, 1 प्लस 36 हो जाएगा, बटे में y2 का मान -6 है, पूरा का पूरा कट जाएगा, 1 से 1 गया। x बार का मान आएगा -36 और x बार का मान -36 आएगा तो दो ऑप्शन आपके पास कैंसिल हो गए, दो ऑप्शन अब भी यहाँ पर रह गए हमारे पास। y बार का मान अगर निकालें, वक्रता केंद्र का y निर्देशांक, y का मान है हमारे पास -1 प्लस 1 प्लस y1² हो जाएगा 36 बटे में आ जाएगा -6। तो ये हमारे पास हो गया एलसीएम हो गया -6 तो प्लस का 6 प्लस 1 प्लस 36, 36 और 1 37 और 6 43, ये -43/6 -43/6 ये ऑप्शन दे रखा है अपन को ऑप्शन 4 के अंतर्गत। ये मामला अपन को दिया गया है ऑप्शन नंबर 4 के अंतर्गत, तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन 4। ठीक है, चलिएगा क्वेश्चन नंबर 42 में अपन लोग चलते हैं। 42 क्वेश्चन जो है ये हम लोगों से क्या कहना चाहता है, इस बात को समझें अपन लोग। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 42, इसके अंदर लीजेंडर द्विगुणन सूत्र लगेगा। कौन सा सूत्र लगेगा? लीजेंडर द्विगुणन सूत्र। ठीक है ना, और लीजेंडर द्विगुणन सूत्र जो है वो हमारे पास क्या होता है? वो होता है गामा 2n इजिकल टू, गामा 2n इजिकल टू क्या होता है? 2 की पावर 2n-1 बटे में रूट पाई, बटे में रूट पाई, और गामा n इंटू गामा n प्लस हाफ। अब इसमें अपन को गामा 2/3 चाहिए, n का डबल, तो n का मान अपन इसमें लगा देते हैं 1/3, तो ये मामला हो जाता है गामा 2/3 और बराबर में 2 की पावर 2/3 -1 तो -1/3 बचेगा, बटे में रूट पाई, इनटू में ये हो जाएगा हमारे पास गामा 1/3 और यहाँ 1/3 प्लस 1/2 करोगे तो 5/6 आएगा। अब ये मान इसके बटे में ले जाएं, इसको इधर ले आएं, तो ये मेरे हिसाब से तो यहाँ पे सारे ही ऑप्शन गलत हैं, क्योंकि इसका आंसर जो आना चाहिए, करेक्ट आंसर जो इसका आना चाहिए मेरे हिसाब से, तो ये आना चाहिए रूट पाई अपॉन 2 की पावर 1/3 आना चाहिए। तो ये क्वेश्चन जो है वो डिलीटेड में जा सकता है। ठीक है ना, क्योंकि सही आंसर तब होता है जब यहाँ पे -1/3 होता है, ये +1/3 लिख गया, ये गड़बड़ कर गई। ठीक है ना, माइनस इसमें प्रिंट नहीं है, तो ये ऑप्शन यहाँ पर, सारे ही ऑप्शन यहाँ पर गलत हो जाते हैं। ठीक है ना, 0 से 1 log गामा x, ठीक है, ये डायरेक्ट याद करने वाला सवाल है। ठीक है ना, डायरेक्ट याद करने वाले सवालों के अंदर से अपन ने ये याद किया था, डायरेक्ट लर्निंग क्वेश्चंस में से है आपके ये। ठीक है ना, जिन्होंने बीटा गामा फंक्शंस पढ़े हैं सबने ये क्वेश्चन याद किया है। 0 से 1 log गामा x, तो ये हो जाता है 1/2 log 2 पाई। ओके, एक कार्डियोइड r बराबर a इंटू 1 प्लस कॉस थीटा के अंदर और वृत्त r बराबर a के बाहर स्थित क्षेत्रफल जो है वो हमारे पास क्या आएगा? इस क्षेत्रफल को अगर निकालना है, कार्डियोइड का डायग्राम कैसे बन जाता है हमारे पास? कार्डियोइड का डायग्राम अपन देखें तो कार्डियोइड हमारे पास r बराबर a इंटू 1 प्लस कॉस थीटा इस तरीके से होता है, और वृत्त r बराबर a को अगर बनाओगे तो वृत्त r बराबर a जो है वो यहाँ से निकल करके ऐसे निकलता है। अब अपन को जो एरिया यहाँ पर निकालना है, वृत्त के तो बाहर चाहिए और कार्डियोइड के अंदर चाहिए, ये वाला पोर्शन चाहिए। अब इसमें यहाँ पे थीटा बराबर जो है वो 0 डिग्री होता है और यहाँ थीटा बराबर हो जाता है π/2। ऊपर वाला एरिया निकाल करके उसको अपन क्या कर दें? डबल कर दें। पट्टी जो बनेगी, पट्टी इसमें यूं बनेगी, लेकिन ये पट्टी में जो टुकड़ा है वो सर्किल से लेकर कार्डियोइड तक रहेगा। तो यहाँ पे एरिया जो है वो डबल करना है, इंटू 1/2 लिमिट लगा देंगे 0 से लेकर π/2 तक, और ये हो जाता है r² d थीटा। तो r इसका मान पहले किससे निकलेगा? कार्डियोइड से, माइनस r का मान किससे? सर्किल से, स्क्वायर,
और ये हो जाएगा डी थीटा। और जब यहाँ तो ये कट ही गया पूरा, 0 से π/2 मामला हो गया, कार्डियोइड से हो जाएगा ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और माइनस ये हो जाएगा ए स्क्वायर। ठीक है ना, माइनस में कितना हो जाएगा ए स्क्वायर डी थीटा, ए स्क्वायर आपका बाहर आ जाएगा, 0 से 1, 0 से π/2, कॉस स्क्वायर थीटा बचेगा, उसको आप लोग लिख दोगे 1 प्लस कॉस 2 थीटा बटे 2, प्लस आ जाएगा 2 कॉस थीटा, 1 से 1 जो है वो कट ही जाएगा। ठीक है ना, डी थीटा 1/2 अगर बाहर निकाल लेते हैं तो बाहर हो जाएगा ए स्क्वायर बाई 2, भीतर बचेगा 1, 1 का इंटीग्रेशन थीटा, कॉस 2 थीटा बचेगा, उसका इंटीग्रेशन साइन 2 थीटा बटे 2, और 4 कॉस थीटा हो जाएगा, तो उसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 4 साइन थीटा। अब इसमें लिमिट लगा दोगे आप 0 से लेकर π/2 तक, 0 लगाने पे तो सारे 0 हो ही रहे, π/2 लगाकर जब इसको सॉल्व करते हैं तो ये मामला हमारे पास आ जाता है ए स्क्वायर बाई 2 π/2। ठीक है ना, ये तो 0 हो ही गया, प्लस कितना हो जाता है 4, और जब इसको अंदर ले जाते हैं 1/2 को, तो ये रह जाता है ए स्क्वायर π/4 प्लस 2, ए स्क्वायर π/4 प्लस 2, तो ये वाला आंसर जो है वो यहाँ पर फाइनली निकल करके आ जाता है। कार्डियोइड आर बराबर ए इंटू 1 प्लस कॉस थीटा के अंदर तथा वृत्त आर बराबर ए के बाहर स्थित जो क्षेत्रफल है वो क्षेत्रफल कितना निकल करके आ जाएगा, ये क्षेत्रफल निकल कर आएगा ए स्क्वायर इंटू π/4 प्लस 2 के बराबर। वक्र बाई स्क्वायर बराबर ए 2a माइनस एक्स बराबर एक्स क्यूब के लिए निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? एक्स अक्ष के परितः सममित है, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि बाई की सभी घातें यहाँ पर सम है, क्योंकि बाई की सभी घातें यहाँ पर कैसी है, सम है। x बराबर 2a एक अनंत स्पर्श, बाई की उच्चतम घात के गुणांक को 0 के बराबर करेंगे तो x बराबर 2a एक अनंत स्पर्शी आएगी, बिल्कुल सही है। और वाई स्क्वायर बराबर यहाँ पर आपके पास जब मान लिखोगे एक्स क्यूब अपॉन 2a माइनस एक्स, और यहाँ पे जब x के मानों का ये मान अपन ग्रेटर देन इक्वल टू 0 दिखाएंगे तो x का मान 0 आएगा, x का मान 2a आएगा, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। ठीक है ना, 2a माइन, लेकिन यहाँ पे अपन स्टार्ट किससे करेंगे, माइनस से शुरू करें, क्योंकि यहाँ पे x का गुणांक नेगेटिव है तो नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव आएगा। ये वाला पोर्शन चाहिए, मतलब वक्र x बराबर 0 और x बराबर 2a के मध्य स्थित है, ये भी सही है। तो यहाँ पे गलत कौन सा है, ये वाला कथन जो है वो गलत है, क्योंकि मूल बिंदु पर अगर स्पर्श रेखाएं देखोगे तो वाई स्क्वायर बराबर 0, मूल बिंदु पर स्पर्श रेखा देखने के लिए न्यूनतम घात के पदों को 0 के बराबर करोगे, और न्यूनतम घात का पद इसमें आ रहा है 2a वाई स्क्वायर, इसको बराबर 0 करते हैं तो वाई स्क्वायर बराबर 0, मतलब मूल बिंदु पर 2 स्पर्श रेखाएं आती है, और मूल बिंदु पर 2 स्पर्श रेखाएं आती है तो ये नोड न होकर के क्या है, ये उभयाग्र है, नोड न होकर के ये उभयाग्र है। तो यहाँ पर ऑप्शन 2 जो है वो गलत है, बाकी के सारे ऑप्शन जो है वो यहाँ पर सही है। तो ये बात अपन लोग यहाँ पर ध्यान रख सकते हैं, इस चीज को अपन यहाँ पर समझ सकते हैं। ठीक है ना, नोड कौन सा है, उभयाग्र कौन सा है, ये सारी बातें आप लोगों को समझ में आ जाएगी। तो यहाँ पे गलत कथन जो है, गलत स्टेटमेंट जो है वो आप लोगों के पास कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन 2 जो है वो यहाँ पर गलत स्टेटमेंट है। ठीक है, नेक्स्ट चले, वाई स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर इंटू ए माइनस एक्स के लूपों को एक्स अक्ष के सापेक्ष अगर घुमाया जाए, ठीक है ना, इसके जो लूप है इस लूप को अगर एक्स अक्ष के सापेक्ष अपन घुमाते हैं तो लूप को एक्स अक्ष के सापेक्ष घुमाने पर जो मान बनता है, एरिया बनता है, वो एरिया हमारे पास कितना निकल करके आएगा, ये बात अपन को समझनी है। तो यहाँ लूप कैसे बनेगा, लूप बनाने के लिए अगर बाई का मान 0 लगाते हैं तो एक्स बाई बराबर 0 पर एक्स का मान 0 आता है और x बराबर a आ रहा है, मतलब लूप बन रहा है 0 से a तक, और लूप 0 से a तक बनता है तो x अक्ष के परितः घुमाने से जो ठोस बनता है उस ठोस का जो वॉल्यूम निकल करके आता है, उसका जो आयतन निकल करके आता है वो होता है पाई, और कहां से कहां तक लूप बन रहा है वो देख लो, और वाई स्क्वायर डी एक्स, कहां से कहां तक लूप बन रहा है वो देख लो, और वाई स्क्वायर डी एक्स, इससे आपके पास ये आंसर निकल करके आता है। बाई स्क्वायर का मान जो है वो सीधा सीधा यहाँ पर दे रखा है, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, a1 और a2 आप लोगों को यहाँ पर दिख ही रहे हैं, 0 से a तक, अंदर गुणा कर दोगे तो ये हो जाएगा ax स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब, और जब इस इंटीग्रेशन को अपन सॉल्व करते हैं तो ये आ जाता है पाई, और ये हो जाएगा a एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस हो जाएगा x की पावर 4 अपॉन 4, लिमिट हो जाएगी 0 से a तक, ये हो जाएगा पाई, और यहाँ पे x का मान a लगाएंगे तो a क्यूब इंटू ए की पावर 4 अपॉन 3 हो जाएगा, माइनस ये a की पावर 4 अपॉन 4 हो जाएगा,
तो ये मान आ जाएगा पाई ए की पावर 4/12। ये मान निकल करके आ जाएगा पाई ए की पावर 4/12। तो वक्र वाई स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर इंटू ए माइनस एक्स के लूपों को एक्स अक्ष के सापेक्ष अगर घुमाते हैं तो एक्स अक्ष के सापेक्ष घुमाने पर बनने वाले ठोस का जो आयतन है वो कितना निकल करके आएगा। ये बनने वाले ठोस का आयतन निकल करके आएगा प्यारे बच्चों पाई ए की पावर 4/12। ये मान यहाँ पर निकल करके आने वाला है। ठीक है, अब अवकल समीकरण का सामान्य हल निकालना है। ये अवकल समीकरण को अगर ध्यान से देखें तो ये कौन से फॉर्मेट में ये अवकल समीकरण बन रही है, डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर एक्स को उधर ले गए वाई बटे एक्स, और ये लॉग वाई माइनस लॉग एक्स है जो लॉग वाई बटे एक्स हो जाएगा। मतलब ये समघात अवकल समीकरण है। कैसी अवकल समीकरण है? समघात अवकल समीकरण है। प्लस एक और है यहाँ पर, ठीक है ना, log x प्लस एक समघात अवकल समीकरण है। यहाँ y बटे एक्स को जो है वो अपन किसके बराबर मान लेंगे, b के बराबर। मतलब y इजिकल टू क्या हो गया, vx। तो dy अपॉन dx का मान क्या आ जाता है, b प्लस एक्स dv अपॉन dx। और जब मान लगाएंगे तो ये जाएगा b log v और प्लस b, और यहाँ पे आप देखोगे तो b भी हो गई आपकी कैंसिल। अब ये इधर लिया है तो 1/v log v dv बराबर हो जाएगा आपके पास 1/x dx, और दोनों तरफ इस इंटीग्रेशन को करोगे तो ये इंटीग्रेशन हो जाएगा आपके पास log v बराबर t मान करके इस इंटीग्रेशन को सॉल्व कर सकते हो। बराबर में log x प्लस कांस्टेंट को भी log c मान लेंगे तो log cx हो जाएगा। दोनों तरफ तुलना करेंगे तो log v बराबर cx आएगा। बेस में e मान लिया तो v बराबर हो जाएगा e की पावर cx, और b का जो मान है वो क्या लगा देंगे, y बटे x लगा देंगे इजिकल टू ई की पावर सी एक्स। तो y बराबर आ जाएगा x ई की पावर सी एक्स। तो यहाँ पे सॉल्यूशन है वो सॉल्यूशन क्या निकल करके आ जाएगा, अवकल समीकरण x डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर y इंटू लॉग वाई माइनस लॉग एक्स प्लस 1। इसका सामान्य हल, इसका जो कॉमन सॉल्यूशन है वो हमारे पास क्या निकल करके आएगा प्यारे बच्चों, ये निकल करके आएगा y बराबर x इंटू ई की पावर सी एक्स। ये हल यहाँ पर निकल करके आएगा। क्वेश्चन नंबर 48 को देखा जाए, विचित्र हल निकालना है। इसको देखो, अब इससे सिंपल सवाल क्या होगा, बहुत ही अब ये सारे बच्चों को ये सवाल आता है, माइनस वाई पी स्क्वायर माइनस वाई इजिकल टू 0। पी में द्विघात समीकरण है तो विचित्र हल क्या होता है, डी बराबर 0, बी स्क्वायर बराबर 4ac। बी क्या हो जाएगा यहाँ पर 2x, तो 4x स्क्वायर बराबर 4। ए का मान कितना है माइनस वाई, सी का मान कितना है माइनस वाई, 4 से 4 कट गया, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 0। तो इसका विचित्र हल जो है वो क्या निकल करके आ जाएगा, इस अवकल समीकरण का विचित्र हल आप लोगों के पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 0। ठीक है जी भैया जी। क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ चलें। अब इस क्वेश्चन को अगर जरा ध्यान से देखा जाए तो ये इंस्पेक्शन मेथड है, अवकल समीकरण के अंतर्गत इंस्पेक्शन मेथड पढ़ा है, निरीक्षण विधि हम लोगों ने पढ़ी है, ठीक है ना। वहां पर आप लोगों का ये सवाल करवाया हुआ है, आपके नोट्स में से डायरेक्ट सवाल है, ठीक है ना। आप उठा करके देखिए, वहां पर सेम टू सेम, डेटा भी चेंज नहीं है। 2x वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस कितना है y e की पावर x dx, और सामने वाले को इधर ही ले आते हैं e की पावर x dy बराबर 0। अब यहाँ से इस वाई स्क्वायर का अगर मैं भाग दे दूं, ये अवकल समीकरण यहाँ बन जाती है, और इसमें एक साथ अपन ने ये लिख दिया माइनस ई की पावर एक्स डी वाई, और बटे में क्या हो गया माय डियर, वाई स्क्वायर बराबर 0 हो गया। अब ये तो ध्यान से देखो 2x dx हो ही गया, और इस वाले मान को अगर ध्यान से देखें तो ये ई की पावर एक्स बटे वाई का अवकलन है। ये पूरा मान जो है ये e की पावर x बटे वाई का अवकलन है, तो इसको क्या लिखा जा सकता है, डी ई की पावर x बटे वाई लिखा जा सकता है। इंटीग्रेशन जब इनका करोगे अब तो 2x का हो गया एक्स स्क्वायर, इसका हो गया e की पावर x बटे वाई बराबर में क्या मान लिया c। वाई से अगर गुणा कर देते हो तो ये आंसर निकल करके आ जाता है एक्स स्क्वायर वाई प्लस ई की पावर x इजिकल टू सी वाई। ये आंसर आप लोगों के पास निकल करके आ जाता है एक्स स्क्वायर वाई प्लस ई की पावर x इजिकल टू सी वाई। तो यहाँ पर ये जो आंसर है, ये जो मामला है, ये क्या निकल करके आएगा, ऑप्शन 3 इसके अंदर आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। अब ये इंटीग्रेशन सॉल्व करना है, सबसे पहले किसके रेस्पेक्ट में होना है, बाई के रेस्पेक्ट में, तो 1 है तो 1 का इंटीग्रेशन तो यही होगा, ठीक है ना। वाई आएगा और वाई में लिमिट लगाओगे तो अंडर रूट 4z आ जाएगा। 4z को मैं लिख दूंगा 2 रूट z का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये इंटीग्रेशन हो गया कंप्लीट। अब इसका x के रेस्पेक्ट में करना है, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बन जाएगा एक्स बाई 2, यो के यो ही 4z माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2।
तो 4z का आधा कितना हो जाएगा 2z, और नीचे जा रखा है कोई साइन इनवर्स x बटे 2√z, और इसमें लिमिट लगा देंगे अपन काई की, x की लिमिट लगा देंगे 0 से 2√z। अब यहाँ पे जीरो लगाने से तो कोई मतलब है नहीं, जीरो पे तो पूरा ही जीरो हो जाएगा, x का मान 2√z लगाओगे तो ये जीरो ही गया, ये π/2 हो गया, तो ये पाई जेड बचेगा केवल, और पाई जेड का इंटीग्रेशन करना है अब जेड के रेस्पेक्ट में, ठीक है ना, और 0 से 4 तक की लिमिट लगानी है, तो ये हो जाएगा हमारे पास पाई जेड स्क्वायर बटे 2, और इसमें लिमिट लगाएंगे 0 से 4 तक, ठीक है, 16 बटे 2 कितना हो जाएगा 8 पाई। इसका जो आंसर यहाँ पे निकल करके आना चाहिए, क्वेश्चन नंबर 50 के अंदर आपका आंसर हो जाना चाहिए 8 पाई। क्वेश्चन नंबर 50 के अंदर जो आपका आंसर निकल करके आना चाहिए वो क्या आंसर आ जाना चाहिए मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर आप लोगों के पास आ रहा है 8 पाई। कहीं कोई दिक्कत, कहीं कोई गड़बड़ किसी बच्चे को इसके अंतर्गत, ये बात आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी, कहीं कोई दिक्कत वाली बात इसके अंदर नहीं है, अच्छे से आप लोग ये बात समझ गए होंगे। नेक्स्ट अपन कहानी को देखें, क्वेश्चन नंबर 51 अगर देखा जाए तो ये समघात अवकल समीकरण है। कैसी अवकल समीकरण है, समघात। तो यहाँ पे इसको तो क्या लिखा जाएगा, d इंटू डी माइनस वन, डी इंटू डी माइनस वन माइनस 2d हो जाएगा ये, ठीक है ना, और माइनस के 4, और y बराबर x बराबर e की पावर z लिखते हैं तो ये e की पावर 4z हो जाएगा, ठीक है। इसका पूरक फलन निकालना है अपन को, समीकरण क्या बन रही है ये, एम स्क्वायर माइनस 3m और माइनस के 4 इजिकल टू 0, यहाँ से इसके टुकड़े करोगे तो m प्लस 4, m प्लस 4 और m माइनस 1 बराबर 0 आ जाएगा, तो m बराबर 1 हो जाएगा और m बराबर माइनस 4 हो जाएगा, तो इसका सॉल्यूशन आ जाएगा y बराबर c1 e की पावर z प्लस हो जाएगा c2 e की पावर माइनस 4z, e की पावर माइनस 4z। अब यहाँ पे a लिया है तो a x हो जाएगा, ये तो हमारे पास क्या हो जाएगा e की पावर z, e की पावर z तो हमारे पास हो गया x, तो e की, एक मिनट, m बराबर माइनस का 3 चाहिए है ना, यहाँ पे गड़बड़ हो गया, यहाँ पे थोड़ा सा मामला गड़बड़ हो गया, इसके जो समीकरण है इसके टुकड़े जो है वो लेने पड़ेंगे m माइनस 4 और m प्लस 1 लेना पड़ेगा आपको बराबर 0, तो m का मान आएगा प्लस के 4 और m की वैल्यू आएगी माइनस के 1, ये बनेगा C1 y बराबर, अब C1 की जगह a और b काम में लेने, इसने a और b काम में लिए, C1 C2 काम में नहीं लिए कांस्टेंट, तो y इजिकल टू हो जाएगा a e की पावर में 4z और प्लस हो जाएगा b e की पावर में माइनस z, ये हो गया a x की पावर 4 और ये हो जाएगा b x की पावर माइनस 1, a x की पावर 4 प्लस b x की पावर माइनस 1, ये आपको आंसर दिखाई दे रहा है ऑप्शन नंबर 1 के अंतर्गत। ये आंसर आपको कहाँ दिखाई दे रहा है प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर 1 के अंतर्गत ये आंसर आप लोगों को दिखाई दे रहा है, ये मामला यहाँ पर आ जाएगा। अब फिर से विचित्र हल आ गया, ठीक है ना, अभी अभी थोड़ी देर पहले विचित्र हल का मामला सीखा ही था, क्वाड्रेटिक वाला मामला, विचित्र हल में कोई टफ सवाल नहीं पूछा है, सिंपल सा सवाल पूछा है, p में द्विघात समीकरण है तो विचित्र हल d बराबर 0 करना है, अब d बराबर 0 करना है तो b स्क्वायर, तो b यहाँ से मिलेगा, इस p का गुणांक कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर y स्क्वायर बराबर 4, a का मान जो है वो कितना है, a का मान है 4y स्क्वायर और c का मान जो है वो कितना आ जाएगा y स्क्वायर माइनस 1 आ जाएगा। अब 4y स्क्वायर जो है वो काट दो तो x स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 4y स्क्वायर माइनस 4, और इधर ले आते हैं तो ये मामला बन जाता है एक्स स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर प्लस 4 इजिकल टू 0, इधर ले आते हैं तो ये मामला बन जाता है एक्स स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर प्लस 4 इजिकल टू 0। तो इस अवकल समीकरण का विचित्र हल जो है, इस अवकल समीकरण का विचित्र हल हमारे पास निकल करके आ जाता है एक्स स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर प्लस 4 इजिकल टू 0, ये इस अवकल समीकरण का विचित्र हल यहाँ पर हो गया। अब इस अवकल समीकरण का सामान्य हल अपन को निकालना है, ठीक है ना, इस अवकल ये थोड़ा सा एक लेंथी क्वेश्चन है, ये लेंथी वैरायटी का सवाल है। अब ये क्वेश्चन जो है बिल्कुल छोड़ने वाला सवाल था, ठीक है ना, ये थोड़ा सा एक लेंथी वैरायटी का सवाल है, मैं आपको इसका तरीका बता देता हूँ, कैलकुलेशन पार्ट जो है वो आप लोग कर लेना। यहाँ पर d2y बटे dx2 है, उसको अपन क्या लिख सकते हैं dp बटे dx, dy बटे dx का अवकलन है बराबर 1 बटे वाई क्यूब, वाई की घात -3 हो जाएगा, इसको लिखा जा सकता है dp बटे dy,
और इनटू में dy बटे dx आएगा, उसको p लिख दिया, बराबर y की घात -3 हो जाएगा। अब ये p और y में एक अवकल समीकरण बन गई, तो p dp बराबर क्या हो जाएगा, y की घात -3 dy। अब इसमें दोनों तरफ इंटीग्रेशन तो ये हो जाएगा p² बटे 2 बराबर, और ये हो जाएगा y की घात -2 बटे -2 तो -1 बटे 2 y², और प्लस कांस्टेंट अपन कुछ भी यहाँ पर a मान लेते हैं, या a/2 मान लेते हैं कांस्टेंट को भी, c1 मान लेते हैं। और c1 मानने के बाद यहाँ से अगर p² का मान निकालोगे, ठीक है ना, ये मैंने सॉल्व कर लिया, तो मैं आपको डायरेक्ट लिख देता हूँ यहाँ पर, p² का जो मान है वो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा a² y² -1 बटे y²। इस फॉर्मेट में इसको मतलब a की जगह पे यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट आएगा c1 वगैरह फॉर्मेट, उसको अपन a² नाम दे दिया, और यहाँ से p का मान निकाल लेना आप लोग dy बटे dx। dy बटे dx का जब मान निकलेगा तो वो हो जाएगा √a² y² -1 बटे में y। अब ये y वाले मान एक तरफ, x वाले मान एक तरफ लेकर के फिर से इस अवकल समीकरण को सॉल्व करना है, और जब इस अवकल समीकरण को सॉल्व करोगे तो इस अवकल समीकरण को सॉल्व करने पर फाइनली आंसर आपके पास ऑप्शन नंबर 1 निकल करके आ जाएगा। फाइनली आंसर जो है वो आपके पास क्या निकल करके आ जाएगा, ऑप्शन 1 यहाँ पर निकल करके आ जाएगा। तो ये डिटेल जो है, तरीका जो है वो मैंने आपको बता दिया है, आप लोग इसको अज्यूम कर सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है। ये बात आप लोगों को यहाँ पर क्लियर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 54 की तरफ अपन बढ़ते हैं। द्वितीय कोटि की रैखिक अवकल समीकरण को हल करने हेतु प्राचल विचरण विधि का प्रयोग कर सकते हैं जब संपूर्ण पूरक फलन ज्ञात हो। प्राचल विचरण विधि में au प्लस bb का फॉर्मेट होता है, तो उसको यूज करने के लिए u और b दोनों ज्ञात होने चाहिए। मतलब इसमें हमारे पास संपूर्ण पूरक फलन जो है वो ज्ञात होना चाहिए, तभी हम लोग इस प्राचल विचरण विधि को क्या कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं। तो ऑप्शन बी इसके अंदर आंसर यहाँ पर निकलता हुआ हमें दिख रहा है। बिंदु 3, 1, 2 पर फलन फाई बराबर xy प्लस yz प्लस zx का सदिश 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप की दिशा में दिक् अवकल। अब इस तरह के सवाल टेस्ट सीरीज में नोट्स में आपको खूब मिल जाएंगे और हर जगह मिल जाएंगे, ठीक है ना। अब ये कोई सवाल है नहीं, सिंपल सा कैलकुलेशन है। सबसे पहले अपन डेल फाई निकाल लेते हैं, ग्रेडियंट निकाल लेते हैं। ग्रेडियंट इसका x के सापेक्ष आंशिक अवकलन करोगे y प्लस जेड आई कैप, y के सापेक्ष करोगे तो ये हो जाएगा y के जेड प्लस एक्स जे कैप, और जे के जेड के रेस्पेक्ट में करोगे, जेड के रेस्पेक्ट में करोगे तो ये हो जाएगा x प्लस वाई के कैप। अब इसमें इस बिंदु को अगर संतुष्ट करा देते हैं तो डेल फाई का जो मान है वो कितना आ जाता है, y और z के मान लगाएंगे तो ये हो जाएगा 3i कैप, और z और x लगाओगे तो 5j कैप, x प्लस वाई करोगे तो 4j कैप। अब जो दिक् अवकलज अपन को चाहिए, डायरेक्शनल डेरिवेटिव अपन को चाहिए दिक् अवकलज। दिक् अवकलज कैसे, किसी सदिश की दिशा में चाहिए, तो इसका डॉट प्रोडक्ट इसके साथ कर देंगे तो 2 3 6 हो गया, 3 पंजो 15 हो गया, और के कैप वाले को के तो 6 चौको 24 हो गया, और बटे में इसका परिमाण आ जाएगा 36 और 9 45 और 49 का वर्गमूल 7, 24 और 36 और 15 45 बटे 7। ये जो फाइनल मान है, ये जो फाइनल वैल्यू है वो आपके पास कितनी निकल करके आ रही है, ये फाइनल वैल्यू आप लोगों के पास निकल करके आ रही है 45/7। तो बिंदु 3,1,2 पर फलन फाई इजिकल टू XY प्लस YZ प्लस ZX का सदिश 2i के प्लस 3j के प्लस 6k कैप की दिशा में दिक् अवकलज कितना हो गया, ये दिक् अवकलज हमारे पास हो गया भैया जी 45/7। ओके माय डियर, फाई तथा साई अवकलनीय अदिश फलन है, तो डाइवर्जेंट ऑफ ग्रेड फाई क्रॉस ग्रेड फाई। अब ये डायरेक्ट PYQ रिपीट है, ठीक है ना, सेम टू सेम सवाल है। पहले PYQ के अंदर अपन करें PYQ नहीं, ये PYQ रिपीट है, ये पहले भी 2 बार आ चुका है, दोबारा से रिपीट हुआ है, और ये अपन को अच्छे से याद है। और मैंने डायरेक्ट टिक वाले क्वेश्चंस के अंदर डायरेक्ट टिक सीरीज मैंने आपको करवाई थी, डायरेक्ट टिक सीरीज के 3-4 वीडियो थे एग्जाम से जस्ट पहले, आप उन वीडियोज को देखिएगा ध्यान पूर्वक। उनकी PDF भी हमने टेलीग्राम चैनल पर डाली थी, उन PDFs को आप लोग देखिएगा, उनके अंदर आप लोगों को सेम टू सेम क्वेश्चन डायरेक्टली मिलेगा, बिल्कुल जाके चेक कर लो, प्रीवियस डेट के अंदर होगा, मैंने कोई नया नहीं बनाया उसके अंदर, ठीक है ना। बिल्कुल सेम आपको ये चीजें यहाँ पर दिख जाएंगी, आपको अच्छे से सारी बात यहाँ पर समझ में आ जाएगी। क्लियर टू एवरीवन। चलिएगा अगला सवाल देखें। d2y बटे dx2 प्लस p dy बटे dx प्लस qy बराबर r का y बराबर x क्यूब पूरक फलन का एक भाग है।
अब y बराबर एक्स क्यूब पूरक फलन का एक भाग है, तो ये इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो dy बटे dx की जगह पर तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, 3x² हो जाएगा। और d2y बटे dx2 की जगह पर क्या लिख देंगे अपन, 6x लिख देंगे। अब ये मान इसमें अगर लिखते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 6x। इसका मान कितना है, 3x², तो ये हो गया 3px²। और क्यूब y का मान कितना हो गया, y का मान है एक्स क्यूब, तो क्यू एक्स क्यूब। अब सब बराबर में 0, ये इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। ठीक है, अब इसमें x का भाग लग जाएगा, तो x का भाग लग जाएगा तो जाएगा 6 प्लस 3px प्लस कितना हो जाएगा, qx² बराबर 0। अब 6 प्लस 3px प्लस qx² बराबर 0, ये आप लोगों को दे रखा है ऑप्शन नंबर 4 के अंतर्गत। ये कहानी आप लोगों को दी गई है कहां पर, ऑप्शन नंबर 4 के अंतर्गत। तो इसका आंसर जो है वो आपके पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अब ये ग्रीन प्रमेय की कहानी हो गई एक तरह से। ठीक है ना, ऑप्शन बड़े बड़े लग रहे हैं, देखने में घबराहट सी लग रही है। ये जो मान है ये किसके बराबर होगा, ये हो जाएगा वॉल्यूम इंटीग्रेशन या सरफेस इंटीग्रेशन। ठीक है ना, ये स्टॉक थ्योरम यहाँ पे लगेगी, सरफेस इंटीग्रेशन कर्ल ऑफ एफ वेक्टर डॉट एन कैप और ds, ये मान यहाँ पे निकल कर क्या आएगा। अब एफ वेक्टर का कर्ल अगर लिखें, डेल क्रॉस एफ वेक्टर अगर लिखोगे, आई कैप जे कैप के कैप, ये हो जाएगा डेल अपॉन डेल एक्स, डेल अपॉन डेल वाई, डेल अपॉन डेल जेड, F1 F2 F3। और जो डेल क्रॉस एफ का जो मान आएगा उसको एन कैप ये आपको दे ही रखा है, इसके साथ आप डॉट प्रोडक्ट कर दोगे। यहाँ से डेल क्रॉस एफ निकाल लो, उसको एन कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट कर दो, सिंपल सी बात है। कैलकुलेशन है तो ये कैलकुलेशन आराम से आप लोग कर ही सकते हो। ठीक है ना, और जैसे ही आप ये कैलकुलेशन करते हो तो ये मान आपको मिल जाएगा ऑप्शन नंबर 2 के अंतर्गत। ये जो मामला है, ये जो सारी कहानी है, ये पूरा मान आपको किसके अंदर मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 के अंदर मिल जाएगा। आराम से आप ये कैलकुलेशन कर सकते हो, कहीं कोई घबराहट वाली बात इसके अंदर यहाँ पर है ही नहीं। ठीक है ना, अब ये गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, ठीक है ना, एफ वेक्टर डॉट एन कैप का सरफेस, तो ये हो जाएगा वॉल्यूम इंटीग्रेशन डाइवर्जेंट ऑफ एफ वेक्टर डीवी। अब यहाँ पे जेड की लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, 0 से 1 तक, अभी जेड की लिमिट लगा लेता हूँ मैं। और इसका जब डाइवर्जेंट निकालोगे तो 1 - 1 प्लस 2z - 1 ये निकल करके आएगा, और ये dz। ठीक है ना, अभी मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, इस इंटीग्रेशन को। ये तो जो है एक सर्किल का एरिया हो जाएगा, सरफेस, और यहाँ पे जेड स्क्वायर में लिमिट लगाओगे तो 1 आ जाएगा, और ये डी ए हो गया। अब ये जो मामला है वो इस सर्किल का क्या है, एरिया, और इस सर्किल का एरिया जो है वो πr² से आप निकालोगे तो ये आपके पास आ जाएगा 4π के बराबर। ये भी मैंने सेम टू सेम क्वेश्चन आपको टेस्टों के अंदर करवाया हुआ है, बिल्कुल डिट्टो चेंज है, डिट्टो सवाल है, कतई अक्षर भी चेंज नहीं है। आप उठा करके देखिएगा पेपर्स को। ठीक है ना, टेस्ट सीरीज के अंतर्गत आपको सेम टू सेम क्वेश्चन मिलेगा बिल्कुल। ठीक है ना, तो इसका आंसर भी यहाँ पर क्या आ जाएगा, 4π निकल करके आ जाएगा। ओके माय डियर, यहाँ पर आपको दिया है, यदि C प्रथम चतुर्थांश से रेखाओं x बराबर 1 तथा y बराबर 1 द्वारा बनाए गए वर्ग की सीमाएं। अब रेखा x बराबर 1 और y बराबर 1 से जो वर्ग बन रहा है प्रथम चतुर्थांश में, x बराबर 1 y बराबर 1, तो x की लिमिट भी कहां से कहां तक हो गई, 0 से 1 तक, y की लिमिट भी हो गई 0 से 1 तक। इसका x के रेस्पेक्ट में आंशिक अवकलन कितना हो गया, y, माइनस इसका y के रेस्पेक्ट में अवकलन कितना हो जाएगा, माइनस के 2y, तो प्लस के 2y हो जाएगा ये। ठीक है ना, और ये मामला हो जाएगा dx dy, ये मामला क्या हो जाएगा, dx dy। यही कहानी बनेगी यहाँ पर, हाँ या ना। ठीक है, समझ में आई बात। इसमें अपन ने क्या किया, इसका तो x के रेस्पेक्ट में आंशिक अवकलन y, और माइनस इसमें ये माइनस ही आएगा, प्लस नहीं आएगा। रुक जा भाई, ये हो जाएगा -2y और dx dy। अब जब करेंगे तो -y बचेगा, 0 से 1 -y का इंटीग्रेशन -y² बटे 2, लिमिट लगा देंगे 0 से 1 तक dx, तो ये मामला आ जाएगा 0 से 1 तक 1/2 dx, 0 से 1 तक -y का हो जाएगा -y² बटे 2,
और लिमिट लगा देंगे 0 से 1 तक, तो 1/2 xy2 1/2 आना चाहिए इसका आंसर। और यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ है। इसमें ना पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई होता है, हाँ तो ये माइनस में ही आएगा, प्लस होता है वहाँ पे, तो ये माइनस में ही शामिल करना पड़ेगा, तो ये माइनस माइनस प्लस होगा, माइनस माइनस प्लस होगा, तो ये 3 होगा, तो 3y²/2 होगा। तो ये जो लिमिट है, ये जो मान है 3/2 आएगा। अब इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करोगे, इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करने पर फाइनल आंसर आपके पास कितना आ जाएगा? इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करने पर फाइनल आंसर आ जाएगा हमारे पास 3/2। ठीक है जी। अब मूल बिंदु से गुजरने वाले उस गोले का समीकरण जो गोले को 1,1,-1 पर स्पर्श करता है, ठीक है ना, इसके अंदर बाई ऑप्शन करोगे कि बिंदु 1,-1,1,-1 संतुष्ट कर जाए, तो इसमें दो ऑप्शन जो है ना वो सेटिस्फाई करेंगे, तो ऑप्शन के अंदर तो आप थोड़ा सा फंस जाओगे, ठीक है ना। अब इसके अंतर्गत करना क्या पड़ेगा? मूल बिंदु पर P प्लस, मूल बिंदु पर से गुजरने वाले गोले का सम 1,1,-1 पर इसके स्पर्श समतल का क्या निकालना पड़ेगा? समीकरण निकालना पड़ेगा। तो स्पर्श समतल का समीकरण P कैसे? x x1 y y1 z z1 माइनस z, और x माइनस x की जगह पर क्या हो जाएगा? x प्लस x1/2 माइनस x प्लस 1/2, ठीक है ना, प्लस हो जाएगा 3y प्लस 1/2 और प्लस 2z माइनस 1/2 माइनस 3, और फिर इसमें आप समीकरण लगा देना s प्लस लैम्डा p बराबर 0। s प्लस लैम्डा p बराबर 0 अपन क्या लगा देंगे? s में तो ये काम कर जाएगा और p में ये काम कर जाएगा सॉल्व करके, और लैम्डा का मान निकालने के लिए ये जो गोला है वो कहाँ से गुजरना चाहिए? मूल बिंदु से गुजरना चाहिए। मूल बिंदु को उसमें क्या करवा देना? सेटिस्फाई करवा देना, उससे लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी, और लैम्डा का मान निकाल करके जब फाइनली इसका आंसर निकालोगे तो इसका आंसर आप लोगों के पास आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है ना, तरीका मैंने आप लोगों को बता दिया है, आप पूरा डिटेल कर सकते हैं आराम से, ठीक है ना। कैलकुलेशन मैंने यहाँ पर ज़्यादा नहीं करी है क्योंकि सब लोग आप जानते हैं, तो यहाँ पर इसका आंसर जो है आप चाहोगे तो बता देना मुझे, मैं पूरा भी सॉल्व कर दूंगा, लेकिन तरीका मैंने आपको बता दिया, तो आराम से आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है ना। इस बिंदु पर समतल, इस पर समतल समीकरण x स्क्वायर जगह x x1, y स्क्वायर स्थान पर y y1, z स्क्वायर जगह पर z z1, x के स्थान पर x प्लस x1/2, y की जगह पर y प्लस y1/2, z प्लस z1/2। अब जो अभी समतल है वो उस समतल के और इस गोले के प्रतिच्छेदन से गुजरने वाला समतल हो जाएगा, तो वो हो गया s प्लस लैम्डा p बराबर 0। मूल बिंदु से गुजरना चाहिए, तो उसमें मूल बिंदु को क्या करा देना? सेटिस्फाई करवा देना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 62। अब यहाँ पे f वेक्टर दे दिया, अब यहाँ पे देखो डेल डॉट, इसका डाइवर्जेंस निकालें f वेक्टर का, तो ये डेल स्क्वायर फाई हो जाएगा, मतलब ये 0 नहीं हो रहा, तो परिनाल किए तो नहीं है, तो ये दोनों तो गलत हो गए। अब इसका कर्ल निकाल के देखें तो डेल क्रॉस डेल फाई, कर्ल ग्रेड का मान 0 होता है, बिल्कुल होता है। तो ये जो सदिश है f वेक्टर जो है वो परिनाल किए नहीं है, ये कैसा सदिश है? अघूर्णीय सदिश है। परिनाल किए तो नहीं है, लेकिन कैसा सदिश है? ये अघूर्णीय सदिश है, ठीक है जी भैया जी। अब उस गोले का समीकरण निकालना है जिसका वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर 9, एक्स माइनस 2y प्लस 2z बराबर 5 का एक बृहत वृत्त हो। इसका मतलब वो जो वृत्त होगा वो इन दोनों के प्रतिच्छेदन से गुजरने वाला होगा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 9 एस प्लस लैम्डा पी कर देंगे, ठीक है ना। पी हो जाएगा एक्स माइनस 2y प्लस 2z माइनस 5 बराबर 0। अब ये कर देंगे। अब ये जो वृत्त है वो इसका बृहत वृत्त है, तो अब इसका जो सेंटर होगा, इसका जो सेंटर होगा वो इस प्लेन को क्या करना चाहिए? सेटिस्फाई करना चाहिए, ठीक है ना। इसके सेंटर को इस प्लेन में क्या करवा देना? सेटिस्फाई करवा देना। प्ले इसके सेंटर को जब इस प्लेन में सेटिस्फाई करवाएंगे अपन, तो उससे किसकी वैल्यू आ जाएगी? लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी, और लैम्डा का मान इसमें पुट कर देना। लैम्डा का मान जो है वो क्या कर देना? पुट कर देना। लैम्डा का मान पुट कर दोगे तो ये जो समीकरण है, इस गोले का जो समीकरण है, ये आंसर आपके पास निकल करके आ जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। ये आपके पास निकल करके आ जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो यहाँ पर इसका डिटेल आंसर निकल करके आ जाएगा। क्लियर बच्चों? चलिएगा क्वेश्चन नंबर 64। व्युत्क्रम शंकु, व्युत्क्रम शंकु में क्या करते हैं? ए बी सी सबको कैपिटल कर देते हैं,
कैपिटल कर देते हैं, हमारे पास क्या सारणिक होती है, ए बी, ए एच जी बी सी, और यहाँ पे क्या आ जाता है, एफ आ जाता है। मान जब लगाते हैं तो यहाँ पे ए का मान 2 है, बी का मान 2 है, सी का मान 7 है, ठीक है ना। एच एक्स वाई का गुणांक 0 है, ठीक है ना। और 2g/z जी, अब ये दोनों माइनस, ये सारे -5 है, ये -5, ठीक है ना। अब एक्स वाई का गुणांक पूछा है, एक्स वाई का गुणांक था 2h(x)y। अब h निकालना है, h ये वाला मान होता है, इसका कोफैक्टर, इसकी रो छोड़ दी, इसका कॉलम छोड़ दिया, तो 0 -25, कैपिटल H का मान आएगा -25, ठीक है ना। अब कैपिटल H का मान जो है -25 आ रहा है, तो व्युत्क्रम समकू का जो समीकरण होगा, और ये ए बी प्लस माइनस, ये माइनस में आता है, माइनस माइनस 25, कैपिटल H का मान आएगा 25, अपन को एक्स वाई का गुणांक चाहिए, तो एक्स वाई का जो गुणांक है वो किसके बराबर होगा, 2h के बराबर, 2h एक्स वाई आएगा उसके अंदर कैपिटल H। तो एक्स वाई का गुणांक व्युत्क्रम शंकु के अंदर, एक्स वाई का जो गुणांक है वो हमारे पास कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। ओके माय डियर, चलिएगा। उस तल का समीकरण जो शंकु को दिक् अनुपात एक 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 वाली जनक रेखा के सहारे स्पर्श करता है, ठीक है ना। इसके अंतर्गत भी क्या होता है, देखो अभी हमने लाइन पढ़ी थी, एच जी और बी एफ सी। अब इसमें इनके आगे, इनमें देखो ये यू बी डब्ल्यू, ये दिक् अनुपात हो गए है ना। तो ए यू, यू का मान 1 हो गया, बी का मान 1 हो गया, डब्ल्यू का मान 1 हो गया, और ए बी सी ये सारे मान शंकु के समीकरण में से अपन निकाल ही लेंगे। तो इसमें क्या होता है, इनमें लगा दो ए यू प्लस एच वी प्लस डी डब्ल्यू, इनटू में क्या लगा देते हैं, एक्स। इस लाइन में क्या लगा दो, यू वी डब्ल्यू, एच यू प्लस बी बी प्लस एफ डब्ल्यू, इनटू में क्या हो जाएगा, वाई, और प्लस हो जाएगा जी यू प्लस एफ डब्ल्यू एफ बी प्लस सी डब्ल्यू, और इनटू में जेड, बराबर क्या कर देंगे, 0। अब ये सारे मान जैसे ही आप लगाओगे, इसमें से पूरी डेटा इसमें से लगाओगे, कैलकुलेशन करोगे, तो ये जो मान है, ये मान किसके बराबर निकल करके आ जाएगा, y बराबर z के बराबर निकल करके आ जाएगा। तो उस तल का समीकरण जो है क्या हो जाएगा हमारे पास, उस तल का समीकरण हो जाएगा y बराबर z। उस तल का समीकरण निकालने का जो फॉर्मूला है, उसका जो कंसेप्ट है, वो आपको यहाँ पर ये बताया गया। कैसे याद रखना है वो भी मैंने आप लोगों को बताया था, समझाया था, ठीक है ना। अब ये ध्रुव के निर्देशांक, अब ये डायरेक्ट है, ये डायरेक्ट लर्निंग वाले क्वेश्चन है, डायरेक्ट सीरीज के अंदर से है। मैंने आप लोगों को खूब समझाया कि ये अपन को डायरेक्ट याद रखना है, सीधे सीधे नोट्स में से होता है। इसका ध्रुवीय समतल, ध्रुव मान लो x1 y1 z1 है, तो ध्रुवीय समतल क्या हो जाता है, x(x1) प्लस y(y1) प्लस z(z1) बराबर r² उधर लिया है। अब ये दोनों एक को तुलना कर दो इनकी, तो x1 बटा a बराबर y1 बटा b बराबर z1 बटा c बराबर माइनस r1 बटा d। तो ये जो मान निकल के आएंगे x1 y1 z1 के, वो मान हमारे पास ये निकल करके आ जाएंगे। x का मान आ जाएगा, x1 आ जाएगा माइनस ar²/d, y1 आ जाएगा माइनस br²/d, z1 आ जाएगा माइनस cr²/d, ठीक है ना। तो ये ध्रुव निकल करके आ जाएगा आप लोगों के पास। ओके माय डियर, तो अब बेलन का समीकरण निकालना है, ठीक है ना। अब बेलन का समीकरण, निर्देशक वक्र अपन को दे रखा है और बेलन का समीकरण चाहिए। अब निर्देशी वक्र का समीकरण दे दिया, बेलन का समीकरण चाहिए, तो इसको फटाफट से कैसे निकालेंगे, इसका तरीका क्या है भैया, ठीक है। इस तरह के सवालों के अंतर्गत मैंने आपको सीधी सीधी ट्रिक बताई थी, ये निर्देशक वृत्त है, ये खूब मैंने समझाया था। जेड बराबर 0, तो जेड बराबर 0 लगा दो ऑप्शनों में, जिस ऑप्शन में जेड का मान 0 लगाने पर ये आंसर मिल जाए अपन को। अब देखो यहाँ मिल जाएगा कि जेड का मान 0 लगाने पर एक्सेस नहीं मिलेगा, इसमें नहीं मिलेगा, इसमें जेड का मान 0 लगा देंगे तो मिल जाएगा कि इसके अंदर मिल जाएगा, इसके अंदर नहीं मिलेगा आपको, और इसके अंदर भी नहीं मिलेगा आपको। तो यहाँ पे सही आंसर कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो गया। यहाँ पे करेक्ट आंसर कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर सेकंड हो गया। अब ये तो मैंने आपको खूब रट्टा लगवाया है, लास्ट टाइम पे भी डायरेक्टिक सीरीज के अंदर से ही आपको देखो 2-3-4 सवाल तो यहीं से मिल रहे हैं, ठीक है ना। आज डायरेक्ट लर्निंग वाले सवाल नहीं हुए। अक्ष x अक्ष है तो x नहीं आएगी, उसमें त्रिज्या 2 दे दी, तो क्या हो जाएगा, y² प्लस z² बराबर r², r का मान 2 है, तो उस लंबवृत्तीय बेलन का समीकरण क्या हो जाएगा, y² प्लस z² बराबर 4 हो जाएगा, है कि नहीं। अब ये सवाल दे दिया दो समान बलों का, अब ये सवाल देखो,
दो समान बलों का परिणामी जब उनके मध्य कोण 2 अल्फा है तो पी स्क्वायर प्लस 2p इंटू पी स्क्वायर हो गया cos 2 अल्फा। ये क्या है 3/2 गुणाएं जब उनके बीच 2 बीटा कर दो तो 2 बीटा कर देंगे तो 2p स्क्वायर, इसका वर्ग हो जाएगा आर स्क्वायर कर रहे हैं तो 3/2 का वर्ग 9/4 लिखना पड़ेगा 2p स्क्वायर cos 2 बीटा हो जाएगा। अब इसमें 2p स्क्वायर तो कट जाएगा 1 प्लस cos 2 अल्फा हो जाएगा 2 cos स्क्वायर अल्फा और यहाँ पे ये बचेगा 9/4 2 cos स्क्वायर बीटा। 2 से 2 कट गया तो 2 cos अल्फा बराबर ये कहानी आपके पास आ जाएगी 3 cos बीटा के बराबर। ये मामला आ जाएगा 2 cos अल्फा बराबर 3 cos बीटा के बराबर। इस सवाल के अंदर जो आंसर है यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो हम लोग क्या लगा देंगे 2 cos अल्फा बराबर 3 cos बीटा लगा देंगे। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो जनक रेखा के दिक् अनुपातों में संबंध दे दे और शंकु का समीकरण पूछे तो सिंपल सी बात बताई थी एल की जगह एक्स चिपका दो, एम की जगह वाई चिपका दो, एन की जगह जेड चिपका दो, पेन भी नहीं चलाना यहाँ में कतई। कहीं आ जाएगा बस शंकु का समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर प्लस 3z स्क्वायर बराबर 0 आ जाएगा उस शंकु का समीकरण। उस शंकु का समीकरण जो है वो हमारे पास क्या हो जाएगा ये हो जाएगा, हाँ या ना।